नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और हम दृष्टि आईएएस की जो बिहार स्पेशल बुक आती है उससे अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने भारत छोड़ो आंदोलन से आज पढ़ना है। इससे पहले हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर और आगे बढ़ रहेंगे, जहाँ तक हो सकेगा आज संभव कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसके बाद फिर मास्टर वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, एक दिन सारा का मॉडर्न हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो तो जब मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा, क्वेश्चंस का अलग से पीडीएफ मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ तक सारा कंप्लीट हो चुका है। जिनको भी देखना है पहले जाके पिछला लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी समझ में आपका आएगा। और बिहार स्पेशल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन कब आई थी? 1942। 1942 में कब आई थी? मार्च 1942 में। डेट पूछा है इस बार, इसलिए याद रखना है इसको। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आई, असफल हो गई। और ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग तो प्राप्त करना चाहती थी, किंतु भारतीयों के पक्ष में किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी भी हमें होम रूल लीग यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, जबकि हम क्या बोल रहे थे कि हमें तो अब संपूर्ण आज़ादी चाहिए, है ना। हम बोल रहे थे हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, वो हमें क्या बोल रहे थे, डोमिनियन स्टेटस ले लो, खुश रहो। हालांकि गांधी जी, नेहरू जी जैसे लोग यह कभी नहीं चाहते थे कि फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चल रहे मित्र राष्ट्रों का यह अभियान असफल हो, किंतु उनका मानना था कि सरकार का विरोध न करने का मतलब होगा ब्रिटिश सरकार को भारत की जनता की इच्छा के जाने बगैर उसके भाग्य का निर्धारण का अधिकार हो गया है। कि ब्रिटिश, उन्होंने क्या बोला कि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ युद्ध में हार जाए, लेकिन ये ज़रूर चाहते थे कि हम विरोध करते रहें ताकि ब्रिटिश सरकार को ये न लगे कि हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। युद्धकालीन परिस्थितियों में जनता का असंतोष को बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही जापानी सेना के भारतीय सीमा सटे हुए क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव ने राष्ट्रवादी नेताओं को चिंतित कर दिया। और इसी समय फिर आईएनए का निर्माण होता है, जिसका निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। और कैप्टन मोहन सिंह का जो नाम आता है आईएनए के निर्माणकर्ता में, और फिर सुभाष बाबू उसका कमान संभाल लेते हैं। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण भारत में यहाँ के राष्ट्रवादी नेता चिंतित थे। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने कांग्रेस को यह चुनौती दे डाली कि अगर संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने बोला कांग्रेस को कि चलो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। तो कांग्रेस ने नाकर नुकर करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने बोला कि संभल जाओ, हम जो हैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन अकेले में खड़ा कर सकता हूं। इसके पश्चात कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई। वर्धा बैठक बहुत बार पूछा जाता है। 14 जुलाई 1942 को गांधी जी के इस निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। गांधी जी ने धमका दिया बिल्कुल कांग्रेस को। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक, बम्बई में है ग्वालिया टैंक की एक सभा आयोजित कर वर्धा प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के साथ ही भारत छोड़ो की मांग की गई। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने क्या बोला था? करो या मरो। ये 10 बार पूछ चुका है बीपीएससी, करो या मरो का नारा। गांधी जी का स्पष्ट निर्देश था कि अगर आंदोलन शुरू होने से महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता अपने आप स्वाभाविक से इस आंदोलन का निर्देश का पालन करे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतः स्फूर्त आंदोलन। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, इसका नेतृत्व तो कोई नेता नहीं कर रहा था। कांग्रेस समाजवादियों को भूमिगत आंदोलन को छोड़ दें तो कोई नेता इसका नेतृत्व 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं कर रहा था। सब जेल में थे, जनता ही खुद नेतृत्व कर रही थी। गांधी जी ने अपने भाषण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों का स्पष्ट निर्देश दिए। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी करते हुए कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। और क्या बोला कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें। राजा महाराजा अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें और इन रियासतों में से निवास करने वाली जनता अपने आप को भारतीय राष्ट्र का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करे। किसानों के लिए कांग्रेस का निर्देश था कि जो किसान जिस ज़मीन पर खेती करता हो वह ज़मीन उसी का है ना, उसी के स्वामित्व है। जमींदारों को किसानों का साथ देना चाहिए। अगर जमींदार सरकार का साथ दें तो उसे कर न दिया जाए। अगर जमींदार सरकार के साथ देंगे तो उसको कर नहीं देना चाहिए। 9 अगस्त की सुबह कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन छिड़ गया था। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार की भी इस आंदोलन में निर्णायक भूमिका रही। 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए तैयार करने की बात की गई थी, है ना। 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार में प्रदेश कांग्रेस जो था उसकी बैठक बुला के बोला कि आगे के कार्यक्रम तय कर लेते हैं, क्या सब करना है।
9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया। ये भी 10 बार पूछ चुका है बीपीएससी। बांकीपुर जेल में रखा गया था। और फिर क्या है अगला कि 10 अगस्त को सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का कार्यालय था को भी जब्त कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। बलदेव सहाय जी का नाम बार बार पूछा जाता है। बलदेव सहाय नाम है इनका। महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रांत में प्रदर्शन सभाओं का दौर आरंभ हो गया। सभी शैक्षणिक केंद्रों में हड़ताल का आयोजन हुआ तथा राष्ट्रीय झंडे लगाए गए। 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था। तभी पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर, किसने दिया था? WG आर्चर ने आदेश दिया कि इन पर गोली चला दो, जिसमें 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हो गए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिन्हा सारण से थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे निवासी थे, सतीश चंद्र झा भागलपुर के थे और देवीपद चौधरी जमालपुर के, राम गोविंद सिंह पटना के, राजेंद्र सिंह बनवारी चक के और जगतपति कुमार खाराटी औरंगाबाद से थे। स्वतंत्रता के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। देखा होगा आप लोगों ने। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पूरे पटना में बंद का आयोजन हुआ। इस दिन पटना के गांधी मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने, सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। 12 अगस्त को नाम क्या था इनका? इनका नाम है जगत नारायण लाल के अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित करके ठप किया गया व्यवस्था। इसके फलस्वरूप पूरे बिहार में रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया। तार टेलीफोन की लाइनें काट दी गई। डाकघर, थाना, रेलवे स्टेशन आदि सरकारी इमारतों को जला दिया गया। पुलिस पर आक्रमण किया गया। सरकार के कठोर दमनचक्र के बावजूद मुजफ्फरपुर, मीनापुर, पटना, भोजपुर, दरभंगा, गया, शाहबाद, कुर्था, अरवल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मुंगेर आदि क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं हुई। मतलब बिहार का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा लगभग में। इस आंदोलन के दौरान हिंसा एवं पुलिस दमन के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस के गोली से शिकार हुए थे। कौन, क्या नाम था? सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी को गोली लग गई थी। सारण में जगलाल चौधरी पुलिस थाने को जला दिया गया था। दरभंगा में कुलानंद वैदिक तथा सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। चंपारण में एक पृथक सरकार का गठन भी किया गया। मुजफ्फरपुर के समीप के थाने को आग के हवाले कर दिया गया। गया जिले के कुर्था थाने में झंडा फहराने के क्रम में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। गया जिले में जो लोग गया से होंगे उन्होंने नाम सुना होगा इनका। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी, खासकर ताना भगत आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती पेश की थी। ताना भगत आंदोलन आप लोग को पिछला लेक्चर जाके देखना चाहिए। सारे जनजातीय आंदोलन हमने कवर किए हैं उसमें। जमशेदपुर स्थित टिस्को और डालमिया नगर स्थित रोहतास इंडस्ट्री के श्रमिकों ने भी हड़ताल का आयोजन किया और विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। इसके साथ ही अगर आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस देखने हो तो आप जाके जरूर देखिए, आपको सारे मिल जाएंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिएवल सब के, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल करंट, यूपी स्पेशल करंट सब कुछ मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक विशेष प्रकार की घटना घटित हुई। यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। इस ट्रेन का नाम रखा गया स्वराज ट्रेन। समझ रहे हो ना, ट्रेन चलाते थे स्टूडेंट यहाँ के। बिहार में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छपरा में शांति देवी जी के नेतृत्व में एक जुलूस का आयोजन हुआ। पुलिस ने जब इस जुलूस पर लाठीचार्ज करना चाहा तो इन्होंने पुलिस हमारा भाई है का नारा लगाया। इस नारे से प्रभावित होकर पुलिस के जवानों ने लाठी चलाने से इनकार कर दिया था पटना में। चलो ठीक है, सॉरी छपरा में शांति जी थी। बिहार के हजारीबाग, पलामू, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी सरकारों का भी गठन किया गया। गाँव और पंचायतों की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी किया गया तथा 134 लोग मारे गए। हालांकि सरकारी दमन से इस आंदोलन को दबा दिया गया, किंतु सरकार अब समझ चुकी थी देश की आज़ादी का प्रश्न अब सिर्फ कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। ये सामान्य लोग जो हैं वो भी अब सोचते हैं कि काश हमारा देश आज़ाद होता। समझ रहे हो ना, ये था गांधीवादी आंदोलन का महत्व कि सामान्य लोगों तक ये चीज़ पहुंच गया कि अब सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए। बिहार में 15,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 134 लोग मारे गए। हालांकि सरकारी दमन ने इस आंदोलन को दबा दिया, किंतु सरकार अब समझ गई थी कि देश की आज़ादी का प्रश्न अब सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि संपूर्ण देश का प्रश्न बन गया है। इसी बीच गांधी जी की बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। 1944 को गांधी जी को छोड़ दिया गया जेल से।
चलो ठीक है, गांधी जी वापस आ गए। फिर क्या हुआ? कांग्रेस पर लगा प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया गया। अब सरकार एक ऐसे प्रस्ताव को लाने में कोशिश में लगी थी जिससे आने वाले समय मुठभेड़ की इस स्थिति से बचा जा सके। इस प्रकार वेवेल प्रस्ताव के आधार पर जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। इससे पूर्व सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा किया जा चुका था। इस तरह संघर्ष का यह दौर समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका। अगर आपको बीपीएससी का मेंस देना है, मेंस की तैयारी अभी कर लेना। प्री आएगा तो प्री के 1 से 1.5 महीने तैयारी होती है मात्र, तो मेंस की तैयारी ही अभी करते हैं सब बीपीएससी का। तो मेंस की तैयारी, मेंस अगर देना है तो ये सब टॉपिक आपको लिखने आना भी चाहिए, नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आंदोलन के आरंभ होने से पूर्व ही राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी तथा इस आंदोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने के प्रयास से जनता नेतृत्व विहीन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेतृत्व विहीन मतलब कोई नेता ही नहीं बचा था। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करके हजारीबाग स्थित सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। देखो, राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। इनको कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। इन दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना, पूछती है बीपीएससी। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने साथी रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, गुलबचंद्र गुप्त, सूरज नारायण सिंह तथा सालिग्राम के साथ जेल की दीवार को लांघ कर भागने में सफल हो गए। यहाँ से भागकर उन्होंने नेपाल में शरण ली तथा अपने सहयोगियों कार्तिक प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद के सिंह के सहयोग से आज़ाद दस्ता का गठन किया। इस दस्ते के गठन का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था और जिससे उसके युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नवयुवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने हेतु केंद्र की स्थापना की गई। साथ ही यहाँ आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय की भी स्थापना की गई। 1943 में आरंभ में नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता क्या था? ये छापामार समूह था, हिंसक समूह था। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में हुई, जिसमें युवाओं को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती है। अग्नि अस्त्र यानी कि बम बारूद। इन केंद्रों पर क्रांतिकारियों का यातायात के साधनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार साधनों को क्षति पहुंचाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। हत्या नहीं करते थे ये लोग, सरकार को क्षति पहुंचाते थे, समझ रहे हो ना। इस कार्य को अंजाम देने के लिए 3 तरह के उपाय सुझाए जाते थे। साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियार औजारों का प्रयोग करना, अग्निकांड वगैरह वगैरह सब, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है ना। इस कार्य को अंजाम देने के 2 समूहों को निर्मित किया गया था। पहले समूह के अंतर्गत ऐसे लोग आते थे जो भूमिगत होकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। दूसरा समूह व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से हिंसात्मक संघर्ष को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। आज़ाद दस्ता के गठन का मूल उद्देश्य युवकों में हिंसा तथा संघर्ष की भावना को सुनियोजित दिशा देना, साथ ही सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए साधन उपलब्ध कराना था। नेपाल के आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में भी इसी ढंग के संगठनों की स्थापना की गई थी। इस समय जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे। उन्होंने सुभाष बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज से भी संपर्क साधने का प्रयास किया, किंतु उसमें वह असफल हो गए। अब उन्होंने इस दस्ते की गतिविधि को पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में फैलाने का निर्णय किया। 1943 तक यह संस्था पूरी तरह संगठित हो गई और बिहार में इसके पहली बैठक पूर्णिया के सिमेली गाँव में आयोजित की गई, जिसमें इस संगठन को सैन्य और असैन्य 2 संगठनों में बांट दिया गया। दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। सैन्य संगठन का प्रमुख नरसिंह को बनाया गया और खुशहाल सिंह सैन्य विभाग के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। इन दोनों नाम को याद रखना, बीपीएससी का सर घुमा तो पूछ सकता है। बिहार स्थित पूर्णिया शाखा इस संगठन को पूरे उत्तर भारत में फैलाने का कार्य कर रही थी। पूर्णिया शाखा का संचार नेटवर्क नेपाल तक विस्तृत था और इस शाखा ने सफलतापूर्वक अपने कार्यों को अंजाम दिया था। आज़ाद दस्ता का अलग अलग शाखा बन गए थे। ब्रिटिश शासन के दबाव में आकर नेपाल सरकार ने मई 1943 में, जब ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया कि आपके यहाँ से छापामार युद्ध चल रहा है भारत में, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर नेपाल स्थित हनुमान नगर जेल भेज दिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात आज़ाद दस्ता का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह ने किया। इन नेताओं के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता कार्यकर्ताओं ने हनुमान नगर जेल पर हमला कर अपने बंदी नेताओं को छुड़ा लिया। जयप्रकाश नारायण सबको हनुमान नगर जेल पर इन्होंने आक्रमण करके छुड़ा लिया। इसके बाद वे कलकत्ता पहुंचे, वहीं से भूमिगत होकर अपनी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया। कलकत्ता स्थित मुगलपुर आज़ाद दस्ता का अस्थायी केंद्र बन गया था। दिसंबर 1943 में एक बार फिर जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य नेताओं की गिरफ्तारी इसके पूर्व हो चुकी थी। जुलाई 1944 में आज़ाद दस्ता के अंतिम महत्वपूर्ण नेता कार्तिक प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी के साथ इस संगठन की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। तो 1944 तक इन्होंने तहलका मचा रखा था, अंग्रेजी सरकार को परेशान कर रखा था।
इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीधा सीधा बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका बताइए या आज़ाद दस्ता की भूमिका बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और उनके नाम भी सबके याद रखने होंगे। उन्होंने ऐसे समय पर मजबूत संगठन नेतृत्व के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन किया जब सारे राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार हो चुके थे, अर्थात उन्होंने जनता को नेतृत्व विहीन की स्थिति में काफ़ी हद तक उबारने का प्रयास किया। जब सारे नेता जेल में थे तब आज़ाद दस्ता भारत में लोगों को संभाल रही थी। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन से इतर भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। समाजवाद के मजबूत पैरोकार के रूप में प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस संगठन में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हुए संगठन के अंदर बने रहकर समाजवाद को मजबूत बनाने का प्रयास किया और इसी क्रम में कांग्रेस समाजवादी दल की भी स्थापना की, जिसमें इनके सहयोगी आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी आदि शामिल थे। मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव जो थे 1934 में जब समाजवादी पार्टी की संपूर्ण रूपेण विधिवत स्थापना हुआ है, तो अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी और सचिव कौन थे इसके? सचिव थे जेपी जयप्रकाश नारायण जी। बाकी मीनू मसानी जी का भी नाम आता है, राहुल संस्कृतायन वर्ग सबका भी नाम आता है समाजवादी आंदोलन में। जे भी उसके बाद से एक और नेता है जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, बताऊंगा आएगा तो। उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम में मजदूरों और किसानों के हितों को भी जगह दिलाई। जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के पश्चात बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सियाराम सिंह जी की भूमिका उल्लेखनीय रही है। उन्होंने सियाराम दल की स्थापना की। इस दल के कार्यक्रम में धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण, सरकार का प्रतिरोध तथा जन संगठन निर्मित करना शामिल था। सियाराम दल की स्थापना पूछ लेगा आपसे बीपीएससी कि सियाराम जो दल है ये किस आंदोलन के दौरान गठित की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आज़ाद दस्ता जब खत्म हो गया तो सियाराम दल की स्थापना हुई थी। इस दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज, पूर्णिया आदि जिलों में था। बिहपुर क्षेत्र में इस दल द्वारा एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई। समानांतर सरकार क्या होता है? जैसे मान लो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है ना, पूरे देश में है भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। मान लो तुम जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी के लोग बोले कि हम आज से भारत सरकार को, मोदी जी को नहीं मानेंगे अपना प्रधानमंत्री, हम अपना समानांतर सरकार बिठा, हम अपना कोर्ट भी बिठाएंगे, हम अपना प्रमुख भी चुनेंगे और सब कुछ हम अपना रखेंगे, हम इंडिपेंडेंट होकर रहेंगे। इसी को समानांतर सरकार कहा जाती है। लेकिन आजकल में तो ये चीज़ मान्यता नहीं मिल सकता क्योंकि हमारा देश संप्रभु है, एक ही सरकार होगी पूरे देश में। उस समय अंग्रेजों का विरोध करने का एक प्रमुख तरीका था कि हम आपकी सरकार को मानते ही नहीं हैं, है ना। और ये पढ़ दिया मैंने। और फिर ये इन्होंने सरकार स्थापित कर ली, जन संगठन निर्मित करना वगैरह से इसका काम था। समानांतर सरकार भी बना ली और इस दल से जुड़े प्रमुख नेताओं में सियाराम सिंह, नित्यानंद सिंह तथा पार्थ ब्रह्मचारी थे। भागलपुर क्षेत्र में सक्रिय कुछ अन्य क्रांतिकारी दलों में परशुराम दल और महेंद्र गोप दल के नाम उल्लेखनीय हैं। भागलपुर क्षेत्र में ये क्या पूछ सकता है आपसे कि ये जो परशुराम दल और महेंद्र गोप दल है ये बिहार के किन इलाकों में सक्रिय थे? भागलपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण या फिर दे देगा आपको गया, तो भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद जी की भूमिका है। ओके, इसको पढ़ते हैं गौर से। हालांकि बिहार में किसान को संगठित करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। 1922-23 में, इसको लिख के कहीं रख लो, जल्दी लोगों को याद नहीं रहता। 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। जब भी बिहार में स्वामी सहजानंद जी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा और भी एक किसान सभा है। किसान सभा से रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम किसी ने देश में किया है तो स्वामी सहजानंद जी ही हैं। बिहार किसान आंदोलन को सही दिशा देने में स्वामी सहजानंद जी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास की राह पकड़ ली। कुछ समय के पश्चात वे बिहार स्थित बिहटा में निवास करने लगे। बिहार में बिहटा में इस क्षेत्र निवास करने वाले रैयतों का दारुण दशा को देखकर उन्होंने इन रैयतों को संगठित करने का प्रयास किया। रैयत का मतलब क्या होता है? बटाईदार। बटाईदार जानते हो ना, मेरा खेत है मैं तुम्हें दे दूंगा, मान लो किसी को दे दिया मैंने उनको बोला आप इस खेत पर खेती करो, 50% मुझे दे जाना, आप 50% ले जाना। रैयतों की दुर्दशा थी इस समय। संगठित करने का प्रयास किया तथा 4 मार्च 1928 को औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना कर दी। 4 मार्च 1928 ईस्वी को, 4 मार्च 1928, ये मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर इसे संगठित रूप देने हेतु प्रांतीय किसान सभा का नाम दिया गया। इसी का नाम बदलकर सोनपुर मेला जो होता है उसमें नवंबर में, उसी में इसका प्रांतीय किसान सभा नाम कर दिया गया। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह जी को सचिव बनाया गया। ये सब नोट डाउन करना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो।
यमुना कारजी और गुरु सहाय लाल को प्रांतीय किसान सभा का मंडलीय सचिव बनाया गया। और इसी वर्ष अर्थात 1929 में सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की और किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। 1929 में सरदार पटेल जी बिहार आए, उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। 1929 तक इस संगठन की गतिविधियां व्यापक स्तर पर दिखाई देने लग गई थी। गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर आदि स्थान पर किसान सभाओं का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में किसानों ने भागीदारी की थी। इसकी प्रमुख मांगें थी नहर शुल्कों में कमी करना, नहर के जो पानी आते थे उसके शुल्क लगता था, मालगुजारी कम करना, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना प्रांतीय किसान सभा के प्रमुख मांग थी। नेक्स्ट है कि आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जमींदार चिंतित हो गए। जमींदार को चिंतित होना ही था। जैसे ही किसान मजबूत होंगे तो सबसे ज़्यादा चिंतित कौन होगा? जमींदार, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करने में क्या जा रहा है भाई। इसके दमन के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1932 में जमींदारी समर्थक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। अभी तक बीपीएससी का नज़र नहीं गया इस पर। 1932 में जमींदारों के लिए बिहार में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई, जो जमींदारों के हित की बात करती थी। इस पार्टी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ज़्यादातर जमींदार कांग्रेस के संगठन से जुड़ाव रखते थे। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सहजानंद सरस्वती के आह्वान पर बड़े पैमाने पर किसान इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसी समय जहानाबाद में एक सभा में के दौरान जमींदारों ने किसानों पर हमले करवाए। इस घटना से क्षुब्ध होकर किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसके माध्यम से किसानों को दयनीय स्थिति की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। अब वे किसान आंदोलन के निर्विवादित नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए थे। कौन? यही सहजानंद सरस्वती जी। इनके इस कार्य में रामानंद मिश्र, कार्यानंद शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, यदुनंदन शर्मा सहयोगी की भूमिका में रहे। इन सब के नाम याद कर लेना। इन सब के नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा इनमें से कौन कौन है। ई ऑप्शन दे देगा, बस हो गया, वहीं पर लुटिया गुल हो जाती लोगों की। 1936 में लखनऊ में स्थापित की गई अखिल भारतीय किसान सभा। 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित की गई के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को नियुक्त किया गया। इस घटना में उन्हें एक अखिल भारतीय किसान नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्षता सबसे पहले स्वामी सहजानंद जी ने ही किया था। अगला है 1936 तक बिहार में किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। इस वर्ष तक इसकी सदस्यता 2.5 लाख तक पहुंच चुकी थी। 1936 तक बिहार में जो किसान सभा थी उसकी सदस्यता 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। 2.5 लाख उस समय के हिसाब से बहुत होता था भाई, क्योंकि जागरूकता लोगों में नहीं थी ना। उसमें भारत की आबादी भी अभी से बहुत कम थी, आधी के लगभग में थी। इस संगठन को गांव के स्तर पर फैलाने में सहजानंद सरस्वती के साथ साथ कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं। इनकी बुक बहुत अच्छी आती है। जैसे एक है वोल्गा से गंगा, बेहतरीन बुक है, फुर्सत मिले तो पढ़ना। इतिहास के जो स्टूडेंट हैं, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा का योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने किसानों की समस्याओं तथा प्रमुख मांगों को कांग्रेस के मंच पर उठाने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से किसानों से संबंधित मुद्दे को कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित करवाने में सफल हो गए। किसानों के मुद्दे अब कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। इस घटना ने किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि कर दी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को किसानों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। तो 1937 में जो चुनाव हुए उसमें किसानों का खूब समर्थन मिला था कांग्रेस को। 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसानों की मांग के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। साथ ही सारण, चंपारण, मुंगेर के जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्यों को किसान सभा में भाग लेने से रोक दिया। इस घटना ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल और किसान सभा के बीच मतभेद को और भी बढ़ा दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल और किसान सभा में मतभेद बढ़ने लग गए, है ना। कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि कोई और जो है किसान सभा वगैरह से ये सब लोकप्रिय हो, जिससे कांग्रेस कमज़ोर होती। इन परिस्थितियों में सहजानंद सरस्वती, क्योंकि जमींदार जो होते वो मैक्सिमम कांग्रेस के सदस्य थे ना, है ना। इन परिस्थितियों में सहजानंद सरस्वती ने इस आंदोलन को स्वतंत्र रूप में चलाने का निर्णय लिया और किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया जाने लगा। इस समय बरहिया ताल के इलाके में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न पर बकास्त आंदोलन शुरू हो गया। बहुत बार पूछा जाता है, मुंगेर में है ये बरहिया ताल, वहीं पर बरहिया ताल में बकास्त आंदोलन शुरू हो गया था कार्यानंद शर्मा जी के नेतृत्व में। इसको याद कर लेना। इस तरह कांग्रेस के उपेक्षापूर्ण रवैये से किसानों का झुकाव साम्यवादी दल की तरफ हुआ। साम्यवादी दल क्या होता है? हिंसक प्रवृत्ति से आंदोलन करते हैं साम्यवादी, है ना। और कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं। आंदोलन और तब तक चलता रहा जब तक कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हो गया। इस तरह समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन को निर्णायक स्थिति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि सहजानंद सरस्वती ने औपनिवेशिक शासन के साथ ही जमींदारी व्यवस्था का भी प्रबल विरोध किया था।
अब अगला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी में, जब 1905-6 में जब स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चल रहा था बंगाल विभाजन के पश्चात, उसके बाद बिहार में क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब क्या होता है बंधुओं? क्रांतिकारी का मतलब होता है कि हिंसक आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसमें अलग अलग लोगों के नाम आए, खुदीराम बोस जैसे नौजवानों के नाम आएंगे। भारत में सांप्रदायिकता का जन्म उपनिवेशवादी नीति तथा उसके खिलाफ संघर्ष करने की, ये तो है बिहार में सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के बाद आएगा क्या? बिहार में सांप्रदायिकता के बाद आएगा बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन। तो सांप्रदायिकता को हम छोड़ के चलते हैं, इसमें कुछ भी खास नहीं है। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करने तो संकल्पित थी। ये जो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको PDF में मिल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें प्री के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिलिस्तीन दिवस एक दिया हुआ है, कहीं कहीं फैक्ट है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। अगले टॉपिक पर चलेंगे फिर इसके बाद। इसी बीच जुलाई 1938 में बिहार के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। 26 अगस्त 1938 को मुस्लिम लीग द्वारा फिलिस्तीन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बिहार मंत्रिमंडल की सुरक्षा नीति या वर्धा योजना की निंदा की। फिलिस्तीन दिवस पता ही है, इजराइल के जो लोग थे, यहूदी लोग, वो आके इजराइल में बसने लग गए, तो फिलिस्तीन जो देश था पहले वहाँ पर, वो सिमटने लग गया। तो इसी का विरोध कर रहे थे पूरी दुनिया का मुसलमान, है ना। आज भी तो आप लोग सुनते होंगे ना फिलिस्तीन और इजराइल विवाद, उससे मुसलमान पक्ष हमेशा फिलिस्तीन की तरफ होते हैं और गैर मुस्लिम हमेशा इजराइल की तरफ होते हैं। जो भी है ये सब हमें नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते हैं। ये सब काम की चीज़ नहीं है, आगे आएगा तो पढ़ा दूंगा मैं। देख लेता हूँ मैं, एक बार रुक जाओ। अब बीच बीच में मैं कुछ पॉइंट पढ़ देता हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे इसी बीच 1941 के मध्य बिहार शरीफ में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस, हिंदू महासभा और पाकिस्तान विरोध दिवस मनाए जाने के कारण तनाव की स्थिति हो गई थी। 1941 में मुस्लिम लीग ने क्या मनाया कि पाकिस्तान समर्थन दिवस, और हिंदू महासभा ने क्या मनाया? पाकिस्तान विरोध दिवस। अगला है कि सांप्रदायिक दंगे के भयावह स्थिति को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने अब प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में कांग्रेस शांति दल का गठन किया। ये पूछ सकता है कि कांग्रेस शांति दल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस शांति दल का नेतृत्व बनाया गया था। ओके, दंगे के कारण 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की लोकप्रियता के आगे यह मुद्दा गौण हो गया था, किंतु यह समस्या भारतीय राजनीति में गहरी पैठ बना चुकी थी। कौन सी समस्या? सांप्रदायिकता की। अभी भी है ये सांप्रदायिकता हमारे देश में, आस पड़ोस में दिख ही रहा होगा आजकल भी। खैर छोड़ो, अपनी पर आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जहां कांग्रेस भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, वही मुस्लिम लीग विभाजन करो और भारत छोड़ो का नारा दे रही थी। क्या बोल रही थी कि भारत तो छोड़ो ही, लेकिन पहले बांटो। समझ रहे हो ना। 1944 से बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के आदेश पर राज्य में 23 मार्च को उर्दू दिवस, पाकिस्तान दिवस मनाया गया और 9 और 10 अप्रैल को गया में पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गया में पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता तात्कालिक बंगाल के प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन ने की थी। उस समय प्रधानमंत्री होते थे, जैसे बिहार है, जैसे मान लो अंग्रेजों के ज़माने का बिहार होता, तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते नीतीश कुमार, बिहार के प्रधानमंत्री होते। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के प्रधानमंत्री कहलाते थे, है ना। उसमें मुख्यमंत्री नाम नहीं, प्रधानमंत्री दिया था, क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि ये छोटे छोटे देश हैं। ऐसा तो नहीं था, ये तो अब तो छोटे छोटे राज्य हैं ये। तो गया में पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे सांप्रदायिकता में, मैं उसको पढ़ देता हूँ। और देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक विद्वेषों को रोकने के उद्देश्य से गांधी जी ने राजगोपालाचारी प्रस्ताव के आधार पर जिन्ना समझौता करने को कहा था। हालांकि जिन्ना इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे, किंतु उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग पर गांधी जी की स्वीकारोक्ति चाही, जिसे गांधी जी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। अतः यह वार्ता विफल हो गई थी। आपने सबने पढ़ा होगा सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था कि आप ही सरकार बना लो। जिन्ना को बोलना था कि आप ही सरकार बना लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी की जगह, लेकिन पाकिस्तान बनाने की बात मत कीजिए। गांधी जी ऐसा कहने को उनको कह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया था बाद में। मार्च 1946 में जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा की कि पाकिस्तान के मांग से इतर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस समय तक जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके थे। कांग्रेस के लिए अब उनकी उपेक्षा करना असंभव सा हो गया था। उसके बाद इधर से आ जाओ, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। 1946 में आई कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकराए जाने के पश्चात 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रत्यक्ष कार्रवाई को इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब कि पूरे देश में जहाँ भी मुस्लिम और हिंदू थे वहाँ पर दंगे शुरू हो गए, मारो काटो चारों तरफ। बंगाल का पड़ोसी होने के कारण बिहार भी इन दंगों के प्रभाव में आया। बिहार के पटना, छपरा, जहानाबाद, बांका, भागलपुर में सांप्रदायिक तनाव को देखने को मिला। तनाव क्या बोल रहे हो? लाशें बिछ गई थी, इतने दंगे हुए, इतने लोग मरे थे। मुस्लिम लीग इस सांप्रदायिक तनाव का भरपूर लाभ उठाने हेतु प्रयासरत थी। इसी क्रम में 5 मार्च 1947 को गांधी जी का बिहार का दौरा हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में सांप्रदायिक एकता व सामाजिक सद्भाव करने हेतु प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया था कि तुम लोग मत लड़ो कटो मरो।
किंतु मुसलमानों के ऊपर अब लीग का प्रभाव ज़्यादा था। बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग ने विस्थापितों के पुनर्वास की मांग के साथ बिहार विभाजन की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसमें पूर्णिया, दक्षिण भागलपुर, दक्षिणी मुंगेर, जहानाबाद, नवादा और गया को मुस्लिम क्षेत्र बनाने का सुझाव था। इसके साथ ही बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के किशनगंज में आयोजित बैठक में राजा गजनफर अली ने पूर्णिया, उत्तरी भागलपुर, मुंगेर तथा संथाल परगना को बंगाल प्रांत में मिलाए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया था, ताकि बाद में ये बांग्लादेश बन जाए, लेकिन इसको ठुकरा दिया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया, लेकिन बाद में जब विभाजन हुआ तो इसको ठुकरा दिया गया था। अतः इन परिस्थितियों की भयावहता को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रांत के गवर्नरों, भारतीय रियासत के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के आधार पर 3 जून 1947 को देश के विभाजन की घोषणा कर दी थी। हालांकि देश का एक विशाल बहुमत, जिसमें मुसलमानों का भी एक बड़ा वर्ग शामिल था, विभाजन के खिलाफ खड़ा था। अब अगला आ गया है बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ये आपको बंगाल विभाजन के बाद देखने को मिलता है देश में। चलो शुरू करते हैं इसको। स्वदेशी आंदोलन की विफलता के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया। ब्रिटिश सरकार का दमनपूर्वक कार्रवाई से क्षुब्ध बंगाल के युवकों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की राह पकड़ ली। आतंकवाद बोलना गलत है, क्रांतिकारी आंदोलन की राह पकड़ ली। पिस्तौल की राजनीति शुरू हो गई। नरमपंथी राजनीतिक अव्यवहार्य हो गया था। पता ही है आपको। बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल के क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन के माध्यम से संघर्ष को आगे बढ़ाया। अनुशीलन समिति का जो नाम सुनते हो वो गुप्त संगठन ही था। पुलिन दास के सुझाव पर अक्टूबर 1906 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। आ गया पुलिन दास जी, ढाका 1906 अनुशीलन समिति। इसको ऐसे लिख के याद कर लेना। बंगाल का पड़ोसी होने के नाते बिहार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। बिहार में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास प्रमुख थे। क्रांतिकारी आंदोलन में 3 लोगों का नाम आता है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। संपादन कर रहे थे। पहली बार प्रकाशन किसने किया था? मजरूल हक जी ने किया था, सदाकत आश्रम से। हमने पढ़ लिया असहयोग आंदोलन के दौरान। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बिहार में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, जिससे मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध वकील प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। ये कहानी सबको पता है। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी इनको ऑफिशियल तर्ज पे। इस घटना के पश्चात पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार की। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने हेतु आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर बम कांड के इन घटना से नवयुवकों को प्रेरित किया। इसके पश्चात रेवती नाग, चुनचुन पांडे, छोटन सिंह और नवयुवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। ये इन सब का भी नाम आता है क्रांतिकारी गतिविधियों में। सन 1913 में सचिन नाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई। ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। सचिन नाथ सान्याल द्वारा जो बीपीएससी का एग्जाम अभी कैंसिल हुआ है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि पटना अनुशीलन समिति की संस्थापना किसने की थी, कब की थी, ये याद कर लेना। रेवती नाग ने इस समिति के माध्यम से भागलपुर और योजना सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया था। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तथा सरकार के कठोर दमन के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों में शिथिलता आ गई। किंतु असहयोग आंदोलन की असफलता, देखो क्या हुआ, जब सरकार ने दमन चक्र चलाया तो कमजोर होने लग गया आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। लेकिन फिर जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अचानक बंद कर दिया तो फिर से इस आंदोलन ये पूरी तरीके से फिर से खड़ा हो गया। अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति तथा रूस में साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना ने भारत में पुनः इस विचारधारा को बल प्रदान किया और क्रांतिकारी आतंकवाद द्वितीय चरण की शुरुआत हो गई। द्वितीय चरण भगत सिंह वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं पंजाब के इलाकों में, है ना, वही है द्वितीय चरण है। इस दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में पटना युवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन सा दल? पटना युवक संघ। इस संघ से जुड़े महत्वपूर्ण नेता मनिंद्र नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय और बिजनंदन प्रसाद आदि थे। इसी बीच 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई। देखो बीपीएससी का नजर गया इस पे, ये बड़े बड़े नाम है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी और अंबिका कांत सिंह जी ने पटना में 1929 में किसका गठन किया? पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की थी। पटना से प्रकाशित होने वाले युवक नामक मासिक साप्ताहिक पत्रिका बिहार में क्रांतिकारी भावनाओं को उभारने का प्रयास किया। 1928 में बिहार के दलसिंह सराय, समस्तीपुर के पास है, में राजनीतिक डकैती की घटना सामने आई। इसके पश्चात जून 1929 में चंपारण के मौलनिया गांव में भी डकैती डाली गई।
चंपारण डकैती संबंध लोग थे जोगेंद्र शुक्ल, केदारमणि शुक्ल, परमानंद और वल्कू सिंह। ये सब इन सब लोगों ने चंपारण में डकैती डाली थी। अगला है कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए बम की घटना ने बिहार के नवयुवकों को भी प्रभावित किया। बिहार के क्रांतिकारी युवकों ने 15 जून 1931 को हाजीपुर मेल ट्रेन का खजाना लूटने का प्रयास किया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए थे। इस तरह कहा जा सकता है कि बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास तो नहीं हुआ, व्यापक विकास तो नहीं हुआ, किंतु छिटपुट क्रांतिकारी गतिविधियां तो होती ही रहीं। खासतौर से बिहार के नवयुवक वर्ग में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। हमने बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन तक कंप्लीट कर दिया। 35 मिनट के करीब में लेक्चर हो चुका है। अगले लेक्चर हम लोग बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास और आधुनिक शिक्षा का जो विकास हुआ, इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल एक आधे क्वेश्चन टकराता है इससे, इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा और कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूँगा मैं। लास्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर जो भी होगा, जितने देर का होगा, 1 घंटे का होगा, ज़्यादा ज़्यादा बना दूंगा, क्या जा रहा है ना। चलो, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, फीडबैक देना कमेंट करके, जो भी आपको सही लगा हो, गलत लगा हो, कहीं पर कुछ सुझाव देना हो, वीडियो में कुछ सुधार कर सकते हो, कुछ भी आपका अधिकार है वो बताना। ओके, कमेंट करोगे फिर मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जो भी हो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कोई आदमी पढ़ा रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा है बिहार का इतिहास, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करना, बाय।